morning, students. Yesterday we have completed monopoly competition. Today's topic is imperfect competition. Book written by Mrs. John Robinson, The Economics of Imperfect Competition. मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने एक फेमस बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये इम्परफेक्ट कंपटीशन दैट इज़ मोनोपोलिस्टिक, ऑलिगोपोली, डिओपोली, ये सब जो मार्केट फॉर्म होती है इन्हें हम इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। इस इम्परफेक्ट कंपटीशन पर बुक लिखी थी इन्होंने, जिस बुक का ये नाम था। बच्चों, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बुक के नेम, राइटर के नेम बहुत इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी अगर हम बुक नेम और राइटर नेम मेंशन करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो बहुत इम्प्रेसिव शो होता है। प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन की बुक का नाम था थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन्होंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पर अपने व्यूज़ दिए थे, इसीलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के अंदर काउंट होती है चैम्बरलिन की डेफिनेशन। अब हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। आप अपनी बुक ओपन करके रखेंगे। मोनोपोलिस्टिक मार्केट जो होता है उसके लिए अभी जैसा कि मैंने बताया कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन पर वाइड थॉट जो था प्रोवाइड किया था चैम्बरलिन। इसीलिए चैम्बरलिन की डेफिनेशन आपकी बुक में गिवन है। अकॉर्डिंग टू E.H. चैम्बरलिन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ चैलेंज to the traditional viewpoint of economics that in competition and monopoly are alternative and that individual price are to be explained in terms of either one or the other. इसका मतलब ये है बच्चों कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, चैम्बरलिन ने बताया था कि ट्रेडिशनल रूप से यानी परंपरागत रूप से पहले परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देखने को मिलता था। तो परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली ये दोनों कंडीशन को चैम्बरलिन ने एक्सट्रीम कंडीशन बताई। आप मोनोपोली भी पढ़ चुके हैं और परफेक्ट कंपटीशन भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये चैम्बरलिन के अकॉर्डिंग एक मिडिल कंडीशन है। इसका मतलब है कि ये मिक्सचर है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली कंपटीशन। By contrast, it is held that most economic situations are composites of both competition and monopoly. ये लाइन आप अंडरलाइन कर लेना। कंपोजिट्स का मतलब होता है मिश्रण है, ये सम्मिश्रण है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का और मोनोपोली मार्केट का। देखो बच्चों, मोनोपोली मार्केट में हमें प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है और जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं और प्राइस फिक्स होती है। तो दोनों ही कंडीशन एक्सट्रीम कंडीशन मानी जाती है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो हमारे एक्चुअल वर्ल्ड में हमें मोनोपोलिस्टिक मार्केट देखने को मिलता है। अब इस मार्केट के अंदर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि इस डेफिनेशन से द अबव डेफिनेशन क्लियरली शोज दैट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज द market situation midway between the extremes of perfect competition and monopoly. Monopolistic market जो है वो perfect competition market के अवगुणों को भी दूर करता है और जो monopoly market था उसकी भी demerits को रिमूव करता है, यानी इन दोनों का मिला जुला रूप है। It is nearer to the real world situation और इसीलिए इसे वास्तविक जगत के पास की सिचुएशन माना गया है। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मार्केट कैन बी अंडरस्टूड मोर डीपली बाय स्टडिंग इट्स फॉलोइंग फीचर्स। अब मोनोपोली मार्केट को हम उसके फीचर्स से बहुत अच्छी से समझ सकते हैं। सबसे पहला है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स का मतलब ये है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर बहुत सारी फर्म पाई जाती है, लेकिन वो फर्म जो होती है वो वेरी स्मॉल होती है, यानी छोटी होती है, बड़ी फर्म नहीं होती है, इंडस्ट्री नहीं होती है, छोटी छोटी फर्म्स होती हैं।
और जब कोई चीज़ छोटी होती है तो उसको रिसोर्सेज भी कम जुटाने पड़ते हैं। अब आप देखो, जब आपका घर बड़ा होता है तो उसमें आपको साफ़ सफाई करने में, क्लीनिंग करने में कितना टाइम लगता है, रिसोर्स भी ज़्यादा जुटाने पड़ते हैं। लेकिन अगर आपका हाउस स्मॉल है तो आपको ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं जुटाने पड़ते और आप उस घर को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी रख सकते हैं। सेम वही कंडीशन मोनोपोलिस्टिक में होती है। इसमें फर्म्स तो बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन उन फर्म का साइज जो होता है वो छोटा होता है। इसके अलावा द क्वांटिटी एंड पॉलिसी ऑफ सेल डज नॉट इफेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे फर्म की कंडीशन जो होती है वो एक दूसरे फर्म को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती। फिर साइज़ स्मॉल होने के कारण इसमें हमें कैपिटल भी कम चाहिए होता है। वही सेम बात है घर वाली, बड़े घर में ज़्यादा सामान चाहिए होता है, छोटे घर में कम सामान चाहिए होता है। द प्रोडक्शन टेक्निक भी सिंपल होती है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है, फर्म्स छोटी छोटी होती हैं इसलिए उनकी प्रोडक्शन टेक्निक भी सिंपल होती है। इसके अलावा इनका स्केल भी जो होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे मेजरमेंट स्केल होता है ना, वो स्केल भी इनका कैसा होता है, छोटा होता है। दिस मार्केट स्ट्रक्चर कैन बी सीन इन रिटेल मार्केट सर्विस सेक्टर। इसको आप अंडरलाइन करेंगे कि ये जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, रिटेल मार्केट में देखने को मिलता है। इन जनरल स्टूडेंट्स हम सामान को कहाँ से खरीदते हैं, रिटेल मार्केट से। और अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है वो रियल वर्ल्ड के नियरर होता है, यानी नज़दीक होता है। एट नेशनल लेवल ये तो था, रीजनल लेवल पे जो रिटेल मार्केट होता है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर नेशनल लेवल पे हम देखें, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर सम ऑफ इट्स एग्जाम्पल्स। दिस मार्केट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो विजिबल इन लोकल मार्केट लाइक रिटेलर, पेट्रोल स्टेशन, न्यूज़पेपर शॉप, रेस्टोरेंट एक्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो इसमें आपको आई थॉट कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी फर्स्ट वाले में, कि लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं, यानी फर्म बहुत सारी होती है लेकिन वो साइज़ में स्मॉल होती हैं, छोटी छोटी होती हैं। और छोटी जब फर्म होगी तो उसमें जो हमें इनपुट यूज़ करना होगा वो भी कम करना होगा, टेक्निक भी सिंपल होगी और उस पर जो कैपिटल होगा वो भी कम खर्च करना पड़ेगा, कैपिटल की वैल्यू कम लगेगी। इसके अलावा स्केल भी जो होगा उसका साइज़ स्मॉल होता है। फिर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, इज़ दैट क्लियर। फिर सेकेंड है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है बच्चों कि प्रोडक्ट में पैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से या ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्राइस डिफरेंशिएशन पढ़ाया था जिसमें स्टेंगलर की आई थिंक डेफिनेशन थी, हाँ प्रोफेसर स्टेंगलर की। उन्होंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे समझाया था या डिफरेंशिएशन को, वो आपको मैंने बता दिया था कि जो प्राइस डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो होता है वो प्राइस के अकॉर्डिंग भी हमें देखने को मिल सकता है। Unlike perfect competition, rather such good are produced which are perfect substitute, not like monopoly. देखो बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, वो एक गुड जो बनाई जाती है वो एक दूसरे का परफेक्ट सब्सटीट्यूट होती है। और जो मोनोपोली होती है उसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट जो होता है वो एक दूसरे का सब्सटीट्यूट नहीं माना गया है, ठीक है, विच हैव नो सब्सटीट्यूट। Under monopolistic market, such goods are produced which have close substitute, यानी दोनों के गुण होते हैं उसमें, परफेक्ट के भी होते हैं और मोनोपोली के भी होते हैं। मोनोपोलिस्टिक के अंदर क्या होता है, ये एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं, लाइक टी, कॉफ़ी। कोल्ड ड्रिंक में है जैसे पेप्सी है, फैंटा है, लिम्का है, अलग अलग। तो इनमें क्या होता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, कलर का फ़र्क होता है, पैकेजिंग का फ़र्क होता है। उस आधार पर हम देखते हैं कि इनमें अंतर देखने को मिलता है। गुड्स जो होती हैं वो
एक दूसरे की क्लोजली सब्सटीट्यूट होती है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होती है। यानी जैसे टी एंड कॉफ़ी, जैसे चाय कॉफ़ी लगभग एक जैसी होती है लेकिन बिल्कुल एक जैसी होती है। आइडेंटिकल का मतलब होता है कम्प्लीटली एक जैसी नहीं होती। जैसे जो लोग चाय पीते हैं, चाहे कॉफ़ी की कीमत कितनी भी कम हो जाए, वो चाय को कॉफ़ी से रिप्लेस नहीं करें, चाय को ही पिए। इसका मतलब चाय कॉफ़ी का बहुत आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं होता है, क्लोज सब्सटीट्यूट है, लगभग एक जैसा। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट में डिफ्रेंसीशन कैसे देखने को मिलता है। तो आपकी बुक में 4 पॉइंट दिए हुए हैं बच्चों। सबसे पहले दिया हुआ है शेप में डिफरेंस, कलर में डिफरेंस, ब्रांड में डिफरेंस, क्वालिटी में डिफरेंस और पैकिंग में डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर सेकंड आपके दे रखा है पेटेंट लाइसेंस, जिसे हम कहते हैं। लाइसेंस के आधार पर भी हमें ट्रेडमार्क अलग अलग देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट का अपना अलग ट्रेडमार्क होता है और ISI मार्क को देखकर हम सामान खरीदना, हमें ये बार बार कहा जाता है कि ISI मार्क देखकर आप सामान खरीदें क्योंकि वो सामान रिलायबल होता है। यानी लाइसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। कौन कौन से प्रोडक्ट को लाइसेंस मिला हुआ है या पेटेंट कराए हुए हैं, उनमें डेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री, इन सब के नाम दे रखे हैं। और ये सारी रेपुटेटेड चीज़ों के नाम हैं। जैसे लैपटॉप, और लैपटॉप में डेल कंपनी बहुत अच्छी मानी गई है, इसको ब्रांड मिला हुआ है, इसने पेटेंट करा रखा है, अपना लाइसेंस ले रखा है। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे लक्स जो साबुन है और कोलगेट है, ये सब हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट हैं, इनको बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे ही रिलायंस इंडस्ट्री को बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा ट्रेडमार्क के आधार पर भी हम देखते हैं अलग अलग हमें प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। लाइक टूथपेस्ट जैसे पतंजलि, कोलगेट, पामोलिव, क्लोजअप, ये सब अलग अलग है तो वो पेस्ट ही एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट है, लेकिन ब्रांड का फ़र्क होने से भी हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट में डिफ्रेंसीशन करते हैं। ठीक है, फिर है एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो प्रोडक्ट में डिफ्रेंसीशन किया जाता है। जिसका एडवर्टाइजमेंट बहुत अट्रैक्ट करता है, उस एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट बेसिस पर भी हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को अलग अलग, मतलब हमारी एक साइकोलॉजी बन जाती है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है हमारे ऊपर, इन्फ्लुएंस होता है कि हम जिस चीज़ के एडवर्टाइजमेंट को बहुत पसंद करते हैं उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं कुछ समय तक। फिर धीरे धीरे जब उसकी असलियत सामने आती है तो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ चेंज होने लगता है, लेकिन एक बार हम ज़रूर अट्रैक्ट होते हैं। जैसे रिसेंटली अभी कल अमेजॉन की सेल चालू हुई तो उसमें एक टीवी आया अपने इंडिया का बना हुआ, आत्मनिर्भर भारत को शो कर रहा है। वो 32 इंच का टीवी 3200 के अंदर, यानी 3200 के अंदर ही टीवी भी आ रहा है। तो लोगों ने 12 o'clock बहुत तेज़ी से उसमें वो किया तो ऐड टू कार्ट करने में प्रॉब्लम होने लग गई। फिर 6 o'clock वो ओपन हुई उसकी सेल, तब भी ऐसा ही हुआ। यानी आदमी एडवर्टाइजमेंट से अट्रैक्ट हो जाता है और प्रोडक्ट को तेज़ी से खरीदने लगता है। इसके अलावा हम देखते हैं नेक्स्ट आपके पॉइंट दिया हुआ है, डिफरेंस इन वर्क स्किल एंड क्रेडिट फैसिलिटी ऑल्सो क्रिएट प्रोडक्ट डिस्क्रिमिनेशन। आपने देखा होगा अलग अलग प्रोडक्ट पे क्रेडिट कार्ड के बारे में दिया होता है कि HDFC बैंक पे 10% डिस्काउंट मिलेगा, ICICI बैंक पे 15% मिलेगा। तो जिस बैंक के कार्ड से ज़्यादा हमें कैशबैक मिलता है या फिर हमें छूट मिलती है, हम वही प्रोडक्ट गेन या ऑप्ट करते हैं जिस पे हमें छूट ज़्यादा मिलती है। समझ गया, क्रेडिट फैसिलिटी या फिर कैशबैक के चक्कर में भी हम कई बार सामान ले लेते हैं और उस आधार पर भी हमें प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन देखने को मिलता है। ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है कि इसकी रिलेटिव प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है, यानी प्राइस से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे दिमाग पर। ED ग्रेटर देन 1 का मतलब ये होता है बच्चों, ये ED
ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि प्राइस का इफेक्ट इलास्टिसिटी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, और जब ये इक्वल होता है तो इसका मतलब है प्राइस कांस्टेंट हो गई है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर ये कंडीशन है इसका मतलब है इलास्टिसिटी कम है और जो प्राइस का इफेक्ट है वो हमें इसके ऊपर कम देखने को मिल रहा है। यदि ग्रेटर देन 1 का मतलब ये होता है ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि प्राइस का सामान को खरीदने पे यानी बाय करने पे बहुत इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। आपको मालूम है इसमें इंडस्ट्री का रोल नहीं होता है मोनोपोलिस्टिक में। इसके अंदर छोटी छोटी फर्म्स होती है लार्ज नंबर में और उन फर्म का ग्रुप बन जाता है, इसलिए इसमें इंडस्ट्री की जगह ग्रुप वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। एज द साइज ऑफ फर्म इज स्मॉल सो द लेस कैपिटल एंड ईजी टेक्निक इज नीडेड। आपको मालूम है फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था कि फर्म्स का साइज़ स्मॉल होता है, इसलिए इन्हें कैपिटल भी कम चाहिए होती है और टेक्निक भी इसमें इजी गोइंग होती है। इसीलिए कोई भी नई फर्म इसमें एंटर हो सकती है और अगर लॉस हो तो वो फर्म उसमें से छोड़ के जा भी सकती है। जबकि हमने परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इनमें हमने पढ़ा था कि इजीली ना तो फर्म एंटर करती नहीं। परफेक्ट में तो था लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है, उसमें बिल्कुल ही फ्री होता है। मोनोपोली के अंदर रिस्ट्रिक्शन होता है, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगानी पड़ती है, फिर पेटेंट कराना पड़ता है, किसी इंडस्ट्री के अंडर में काम करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में मोनोपोली कंपटीशन को भी बेयर करना मुश्किल है और परफेक्ट को भी बेयर करना मुश्किल है। तो ऐसी में हम देखते हैं कि मोनोपोलिस्टिक जो है वो उसके बीच का रास्ता है। और इसके अंदर क्या होता है कि फर्म छोटी होती हैं, कैपिटल कम खर्च होता है, टेक्निक इजी गोइंग सिंपल होती है, इसलिए कोई भी नई फर्म इसमें एंटर कर सकती है और अगर लॉस हो तो इसको इजीली छोड़कर जा भी सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपके दे रखा है कि इसमें मैनी फर्म्स वर्क टुगेदर, एक साथ मिलकर काम करती हैं और उन्हें ग्रुप कहा जाता है, इंडस्ट्री नहीं कहा जाता है। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है कि वो क्लोज सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट को बनाती हैं, जबकि इसमें क्या होता है कि ज़्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होते हैं। क्लोज सब्सटीट्यूशन होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता, एक जैसे नहीं होते हैं। फिर सेलिंग कॉस्ट जो होती है वो डिफरेंट होती है और इसी कारण जिसकी कॉस्ट कम होती है हम उसको ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। फिर नॉन प्राइस कंपटीशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन बीइंग कांस्टेंट, द फर्म compete by offering gift, free maintenance, services etc. to attract buyer। देखो बच्चों, कई बार इसमें क्या होता है नॉन प्राइस कंपटीशन, ये 6 पॉइंट को आप डबल टिक लगा लें। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉन प्राइस कंपटीशन कैसे देखने को मिलता है? जैसे मान लो हीरो की बाइक है, उस बाइक की प्राइस लास्ट ईयर भी उतनी थी, इस साल भी उतनी है, लेकिन अब दूसरी बाइक, दूसरे ब्रांड की बाइक की कीमत अगर कम हो गई है, प्राइस कम हो गई है, तो हीरो की बाइक कौन खरीदेगा? तो उसके ऊपर कई बार नॉन प्राइस कंपटीशन भी किया जाता है। और वो कैसे किया जाता है? जैसे 1 साल की फ्री सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, कोई गोल्ड कॉइन गिफ्ट में मिलेगा उसको खरीदने से, या फिर मेंटेनेंस चार्ज कुछ नहीं लगेंगे। इस तरीके से ऑफ़र करके भी नॉन प्राइस यानी प्राइस को कांस्टेंट रखते हुए भी प्रोडक्ट को इजीली बेचा जा सकता है। ये हमारा बच्चों मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डेफिनेशन 2 बुक थी इम्पॉर्टेंट इन परफेक्ट कंपटीशन में, जैसे जॉन रॉबिन्सन की और प्रोफेसर E.H. चैम्बरलिन की। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की डेफिनेशन आपने पढ़ी, चैम्बरलिन ने ये बुक लिखी थी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो इट मीन्स कि इसकी डेफिनेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर फीचर्स पढ़े आपने, फीचर्स के अंदर जो सेकंड फीचर था प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, उसके अंदर 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, शेप, ब्रांड, क्वालिटी, पैकेजिंग, इनके आधार पर।
फिर ट्रेडमार्क के आधार पर, जिसमें डेल वगैरह के बारे में, पतंजलि, कोलगेट, इनके बारे में पढ़ा। फिर एडवर्टाइजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लास्ट था क्रेडिट फैसिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोडक्ट में डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। फिर फर्म्स स्मॉल होती हैं इसमें, इसलिए फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट होती है। फिर एक साथ फर्म्स काम करती हैं, इसलिए उन फर्म को हम ग्रुप के नाम से जानते हैं, इंडस्ट्री के नाम से नहीं जानते। ठीक है। फिर देयर इज़ डिफरेंस इन सेलिंग कॉस्ट। लो कॉस्ट के सामान को ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि लोगों के दिमाग में प्राइस की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है। फिर कई बार नॉन प्राइस कंपटीशन भी देखने को मिलता है कि प्राइस तो कांस्टेंट रही, लेकिन उसके बाद भी प्रोडक्ट बहुत बिका है। तो ऐसे में क्या होगा कि प्रोडक्ट पे कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट बात होगी, जैसे प्रोडक्ट के साथ कुछ गिफ्ट दिया जाएगा, 1 साल की फ्री मेंटेनेंस दी जाएगी, या फिर कोई और ऑफ़र दिया जाता है फर्म की तरफ से सर्विसेज से रिलेटेड या कुछ और रिप्लेसमेंट से रिलेटेड, जिससे अट्रैक्ट होकर भी लोग प्रोडक्ट को खरीदें। ये हमारा कंप्लीट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था। इसमें सिर्फ हमारा एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व बचा है, जो आप रेवेन्यू चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कर्व हम वी विल डू टुमारो। थैंक यू फॉर